नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम उत्तराखंड विशेष में। देहरादून के भोगपुर में आदर्श संस्कृत गांव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए 13 आदर्श संस्कृत ग्राम विकसित करने का फैसला लिया गया है, जिसके तहत आदर्श संस्कृत गांव कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इन गांव का उद्देश्य भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना, संस्कृत को दैनिक जीवन में उपयोग में लाना और समाज को बेहतर बनाना है। उत्तराखंड के प्रत्येक जनपद में आदर्श संस्कृत ग्राम की स्थापना कर देववाणी को, जिसके बारे में मेरे से पहले बोलने वाले सारे वक्ताओं ने अपने विचार रखे, इस देववाणी संस्कृत को जन जन तक पहुंचाने के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के स्वप्न को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम आज देवभूमि उत्तराखंड में उठा रहे हैं। आज का ये ऐतिहासिक अवसर न केवल राज्य के सांस्कृतिक पुनर्जागरण की दिशा में स्वर्णाक्षरों में अंकित होगा, बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष में देववाणी संस्कृत के वैभव को पुनर्स्थापित करने की दिशा में भी एक मील का पत्थर साबित होगा। अनुपम पहल के माध्यम से देववाणी संस्कृत के संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में अग्रणी राज्य बनने की ये गौरव हम सबको प्राप्त हो रहा है। वहीं उत्तराखंड के आपदा प्रभावित क्षेत्र धराली में बचाव और राहत अभियान चल रहा है। सेना, आईटीबीपी, एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की संयुक्त टीमों द्वारा चलाए जा रहे इस ऑपरेशन में अब तक 1100 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग शामिल हैं। आपदा के बाद धराली और आसपास के गांव का संपर्क टूट गया था। हालांकि कुछ जगहों पर सड़कों को ठीक भी किया जा चुका है, लेकिन प्रभावित क्षेत्र तक राहत सामग्री हेलीकॉप्टर के जरिए ही पहुंचाई जा रही है। वहीं प्रशासन का कहना है कि अभी भी यहां कुछ लोग फंसे हो सकते हैं, जिनकी तलाश चल रही है। लगातार बदलते मौसम के कारण ऑपरेशन में बाधाएं आ रही हैं, लेकिन रेस्क्यू टीम हर संभव प्रयास में जुटी है। तो उस समय जिस समय फर्स्ट थ्रेट आया था, उस समय जो यहाँ पे होटल था, होटल जब कोलैप्स हो रहा था तो उसके आगे से कुछ लोग भागते हुए नजर आ रहे थे, जो उस थ्रेट और उस होटल के डैमेज होने पर उसके नीचे दबे होने की संभावना है। सीन साइज अप कर लिया है और असेसमेंट लेकर के हम यहाँ पर डिगिंग कर रहे हैं। सर्च ऑपरेशन चालू है और पल्ली तरफ, नाले के पल्ली तरफ जो टीम लगा रखी है वो भी जो है सर्च ऑपरेशन कर रही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आर्मी, स्टेट गवर्नमेंट और बाकी अदर एजेंसीज जितनी हैं यहाँ पे 5 तारीख से लगातार काम कर रही हैं रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस के लिए। अभी आज के दिन में हमारा फोकस है जो लोग गांव के दब गए हैं, इसमें जो क्लाउड बर्स्ट हुआ है उसमें, उनको खोजने की। आपके पीछे भी आप देख रहे हैं कि रेडार का इस्तेमाल किया जा रहा है और डॉग्स और डिगिंग पार्टीज जहाँ पे रेडार और डॉग इंडिकेट करते हैं वहाँ पे खोद के उनको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे टोटल 4 रेडार हैं अभी जो इस्तेमाल हो रहे हैं, उनमें से 3 इस इलाके में हैं और एक नीचे हमारे आर्मी कैंप है, वहाँ पे काम कर रहा है। वहीं उत्तराखंड सरकार की तरफ से धराली, हर्षिल, बादल फटने से प्रभावित क्षेत्रों के लिए राहत सामग्री भेजी गई है। प्रभावितों के लिए भेजी गई राहत सामग्री को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस राहत सामग्री में आवश्यक खाद्य पदार्थ और अन्य जरूरी संसाधन शामिल हैं, जो पीड़ित परिवारों तक पहुंचाए गए। वहीं धराली में आई आपदा के नुकसान के आकलन के लिए सरकार ने 3 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया है। ये समिति पुनर्वास से संबंधित पैकेज को तैयार करेगी और प्रभावितों को विस्थापित करने के लिए भूमि का चयन किया जाएगा। हम उत्तराखंड के प्रत्येक जनपद में आदर्श संस्कृत ग्राम की स्थापना कर देववाणी को, जिसके बारे में मेरे से पहले बोलने वाले सारे वक्ताओं ने
अपने विचार रखे, इस देववाणी संस्कृत को जन जन तक पहुंचाने के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के स्वप्न को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम आज देवभूमि उत्तराखंड में उठा रहे हैं। आज का ये ऐतिहासिक अवसर न केवल राज्य के सांस्कृतिक पुनर्जागरण की दिशा में स्वर्णाक्षरों में अंकित होगा, बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष में देववाणी संस्कृत के वैभव को पुनर्स्थापित करने की दिशा में भी एक मील का पत्थर साबित होगा। अनुपम पहल के माध्यम से देववाणी संस्कृत के संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में अग्रणी राज्य बनने की ये गौरव हम सबको प्राप्त हो रहा है। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से राजभवन में शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान दोनों के बीच हाल ही में राज्य में आई प्राकृतिक आपदाओं, बारिश, भूस्खलन और बाढ़ से उत्पन्न स्थिति को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने राज्यपाल को आपदा प्रभावित क्षेत्रों में चल रहे राहत बचाव कार्यों, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और हवाई और जमीनी राहत प्रयासों की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने बताया कि सरकार स्थिति पर पूरी तरह से नजर बनाए हुए है, राहत कार्यों में किसी तरह की कमी नहीं छोड़ी जा रही। उधर राज्यपाल गुरमीत सिंह ने भी आपदा प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों और टीम के अन्य सदस्यों की जमकर तारीफ की। वहीं हर्षिल में प्राकृतिक आपदा के बाद अब यहां हालात को सामान्य करने की जद्दोजहद चल रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते हुए कहा कि प्राकृतिक आपदा की वजह से प्रभावित क्षेत्र में बाधित हुई बिजली आपूर्ति अब बहाल कर दी गई है। सीएम धामी ने बताया कि इस आपदा में बिजली के खंभों, तारों, ट्रांसफार्मर और सब स्टेशनों को भारी नुकसान पहुंचा। हालांकि सरकार और प्रशासन की त्वरित कार्रवाई से बिजली आपूर्ति को सौर ऊर्जा और माइक्रो हाइड्रो ग्रिड के माध्यम से फिर से चालू कर दिया गया है। वहीं प्रशासन की टीमें यहां लगातार बचाव कार्यों में जुटी हैं। राज्य सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों से बचें और सुरक्षित जगहों पर रहें। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि धराली और हर्षिल गांव में तबाही की तस्वीरें, तबाही का वो मंजर पूरे देश ने देखा है। लेकिन अब हालात को धीरे धीरे सामान्य करने की कोशिशें चल रही है। ये जद्दोजहद इस बात का प्रमाण है कि देर से ही सही लेकिन जिंदगियां पटरी पर लौटेंगी ज़रूर। जहां पर प्रशासन और सरकार के सामने चुनौती ये है कि जो मिसिंग लोग हैं उनको जल्द से जल्द ढूंढा जाए, जिंदगियों को बचाया जा सके, क्योंकि अभी भी कई सैकड़ों लोगों के लापता होने की खबर है जिनका कोई अता पता नहीं। वहीं दूसरी तरफ हर्षिल और धराली गांव तक पहुंचने के लिए जो सड़क मार्ग टूट गए हैं या फिर जो क्लाउड बर्स्ट के बाद इस गांव में हालात बन गए हैं, विशालकाय पत्थर, मलबा जो यहां पर पहुंच गया है पानी के साथ, उसको हटाने के प्रयास लगातार चल रहे हैं। और तस्वीर आप देख पा रहे हैं, कई जेसीबी मशीन को यहां पर लगा दिया गया है, डिप्लॉय कर दिया गया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, स्थानीय प्रशासन और यहां तक कि यहां पर इस गांव में रहने वाले लोग भी अपने लेवल पर जितना हो सके मदद कर रहे हैं। तो धराली में आई आपदा के बाद जहां लापता लोगों की तलाश चल रही है, आपदा में पांडवों से जुड़ा श्री कल्प केदार मंदिर भी मलबे में दब चुका है। अब धराली के स्थानीय लोगों ने सरकार से कल्प केदार मंदिर से मलबा हटाने की मांग की है। तो धराली से हमारे संवाददाता मनीष डंगवाल की एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड के धराली गांव में जहां आपदा आई है, इसे भले ही लोग पर्यटक स्थल के रूप में पहचानते हो, लेकिन इसका इतिहास जो है वो पांडवों से भी जुड़ा हुआ है। और यहां पर पांडवों के द्वारा एक मंदिर का निर्माण किया गया था जिसे कल्प
कल्प केदार मंदिर कहा जाता था। कल्प केदार मंदिर के जो समिति के अध्यक्ष हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। वो आखिरकार बताएंगे कि आखिरकार इस मंदिर का क्या कुछ इतिहास है और आज जो ये पूरी तरीके से मंदिर भी जो है वो मलबे में समा गया है, तो क्या आप इसकी मान्यता मंदिर की देखते हैं और क्या आपको उम्मीद है कि फिर से कल्प केदार मंदिर के दर्शन हो पाएंगे? जो इतनी बड़ी आपदा हमारे बीच में आई है, ये इसका हम अपने अपने बयान नहीं कर सकते हम लोग। जो अभी जो ये बयान, जो जितनी बड़ी आपदा आई है, ये हमारे लिए बहुत विनाशकारी आपदा है। जहाँ पर हम अभी खड़े हैं, ये भगवान कल्प केदार की जगह है, जिस स्थान पर हम लोग खड़े हैं। कल्प केदार अपने आप में ये कोई छुपाने से नहीं है कि भगवान कल्प केदार कहाँ थे, कौन थे, कैसे थे। भगवान कल्प केदार अपने आप में एक बहुत, ये पर्यटन के स्थल के साथ साथ जो है धार्मिक स्थल भी है। इसका पुराणों में भी लेख है। जब पांडवों को पितृदोष लगता है तो पितृदोष निवारण के लिए सबसे पहले पांडव हिमालय में आते हैं और वो यही स्थान है जहाँ पर पांडव सबसे पहले पहुँचते हैं। भगवान वेद व्यास जी उनको कहते हैं कि आपका जो ये पूरा दोष है ये तब खत्म होगा जब आप भगवान शंकर के दर्शन हिमालय में करेंगे। और हिमालय में इसी स्थान पर वो आते हैं। 240 मंदिरों का निर्माण इसी स्थान पर होता है और उन 240 मंदिरों में भगवान कल्प केदार का मंदिर भी है। कल्प केदार का मंदिर जो था वो सेम केदारनाथ का ही मंदिर था, इसलिए उसे कल्प केदार कहते हैं। और जो उसके अंदर जो शिवलिंग है, वो शिवलिंग कोई आम शिवलिंग की तरह नहीं था, वो वैसे ही शिवलिंग था जैसे केदारनाथ का पीठ है, सेम कल्प केदार का पीठ था। वो श्वेत वर्ण में था, सफेद स्फटिक का शिवलिंग था। केदारनाथ काले ब्लैक कलर काले रूप में है और वो सफेद रूप में था स्फटिक का शिवलिंग, और वो स्वयंभू था। तो भगवान कल्प केदार की जो महिमा है, देखो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपदा तो आनी ही है, लेकिन जो ये आपदा है इसका समय जो है भगवान कल्प केदार ने 1:15 के आसपास रखा है, क्योंकि आना तो था ही, लेकिन उस समय हमारे सारे जितने भी हमारे भाई, हमारे बच्चे, हमारे सब मार्केट में रहते हैं और लंच टाइम पे सब लोग अपने घर में थोड़ा दाएं बाएं चले गए, जिससे कि जो जान माल का नुकसान है वो कम हुआ भगवान के द्वारा। आपका कहना ये है कि कल्प केदार की कृपा रही कि जो इतनी बड़ी आपदा आने के बाद भी जो लोग जो है ज़्यादा डेथ नहीं हुई। अगर कल्प केदार की कृपा ना होती तो और बड़ी जनहानि होती। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि कल्प केदार की अगर कृपा नहीं होती तो मैं आपको डेथ का जो रेशो है, जो डेथ का रेशो है ग्राम सभा का, वो 100 से 200 तक जाता। लेकिन भगवान की ये कृपा रही, क्योंकि उस समय हमारे यहाँ कीर्तन भी होता है उसी स्थान पर। महिलाएं सारी कीर्तन में जाती है, 100 से 150 महिलाएं कीर्तन में रहती है। और अगर इस शाम को आता तो समिति कल्प केदार मंदिर में आरती का समय रहता हमारा ठीक 7 बजे, और 7 बजे जो है हम कम से कम 150 से 200 लोग कल्प केदार मंदिर के आसपास रहते हैं। तो डेथ का जो रेशो होता वो 200 से ऊपर जाता अगर टाइमिंग चेंज नहीं करता भगवान। एक सवाल आपसे ये है, तो आपका ये कहना है कि जब पांडव आए, उत्तराखंड में आए, मतलब ये हिमालयी क्षेत्र में आए, तो सबसे पहले पांडवों ने शिव को प्रसन्न करने के लिए ये मंदिर बनाया? बिल्कुल, सबसे पहले जब पांडव इस स्थान पे आते हैं उन्हें बताया जाता है कि आप जो है शाम प्रयाग धराली में उस स्थान पर जाइए, और भगवान शंकर की जो तपस्थली थी कल्प केदार, हिमालय में भगवान भोलेनाथ उसी स्थान पर बैठते थे। पुराणों में लिखा हुआ है इसका, अगर भगवान शंकर स्वयं एक दिन में एक बार यहाँ जरूर आते हैं, पुराणों में इसका जिक्र है। और उस स्थान पर जहाँ पर स्वयं शिवलिंग भगवान का है, वही भोलेनाथ की तपस्थली थी। उनको बताया गया कि आप उस स्थान पर जाइए, आप वहाँ पर भगवान शंकर की आराधना कीजिए, और जब आपको भगवान शंकर दर्शन देंगे आपको मोक्ष प्राप्त होगा। तो जितने भी 240 मंदिर यहाँ पे बनाए गए थे वो पांडवों के द्वारा ही बनाए गए थे। पहले भी आपदा आई थी क्या यहाँ पर, जब मंदिर पूरी तरीके से मलबे में दब चुका था? यहाँ 240 मंदिरों का पूरा एक समूह था, लेकिन जो अभी वर्तमान कुछ सालों की बात मैं करता हूँ, 2004 में एक भूकंप आया था पूरे उत्तराखंड में। उस भूकंप के दौरान भी ये बाढ़ आई थी, और इस बाढ़ में 1866 तक यहाँ 3 मंदिर हुआ करते थे। एक बाबा का था, एक पार्वती मैया का था, और एक गणेश भगवान का था। लेकिन फिर 1866 के बाद एक मंदिर टूट गया था, और 1886 तक 2 मंदिर देखे गए थे। फिर 1972 में भी यहाँ कुछ बाढ़ आई थी, और 2013 में भी यहाँ जो हमने खुद अपने आंखों से देखा, 2013 में भी जब केदारनाथ में बाढ़ आई थी तो यहाँ पे भी हल्का सा भूस्खलन हुआ था, जिसमें जो कल्प केदार भगवान थे वो फिर आधे कम से कम 17-18 फीट डूब गए थे। लेकिन गांव वालों ने सबने, हम लोगों ने प्रयास करके, उस टाइम तो कम खर्चे में हो रहा था, तो हमने निकाला था। तो कई बार भगवान अंतर्ध्यान हुए हैं, लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि बाबा दोबारा हमें जरूर दर्शन देंगे। तो ये जो स्थानीय ग्रामीण है उनका साफ तौर से कहना है कि कल्प केदार की धराली गांव पर बड़ी कृपा रही है, और भगवान कल्प केदार की वजह से ही जो ये आपदा यहाँ पर आई है, उस
उससे बड़ी जनहानि होने से जो है वो बचा जा सका है। और कल्प केदार जो मंदिर है, जो मलबे के नीचे दबा हुआ है, उसे सरकार से मलबा हटाकर फिर से मंदिर के दर्शन करने की मांग ग्रामीणों की है। कैमरा पर्सन मनवर के साथ मनीष जंगवाल, MH1 न्यूज, धराली, उत्तरकाशी। धराली में बादल फटने से पहले हर्षिल में आर्मी कैंप की ठीक ऊपर गधेरे में भी बादल फटा। इस घटना में आर्मी कैंप को काफी नुकसान पहुंचा है। वहीं भारतीय सेना के राजपुताना राइफल्स के कैंप में तबाही से 8 जवान लापता बताए जा रही है। तो संवाददाता मनीष डंगवाल की एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तरकाशी के धराली में जिस दिन बादल फटा, उस दिन एक जो एरिया था वो हर्षिल में भी बादल फटा। और हर्षिल में बादल फटने से जो तबाही है, ये आप देख सकते हैं कि आखिरकार किस तरीके से यहाँ पर जो है वो तबाह जो है हुआ है, तबाही हुई है। और ये हर्षिल का वो इलाका है जहाँ आर्मी का जो बेस कैंप था, आर्मी का जो ये बेस कैंप है, ये पूरी तरीके से तबाह हो गए हैं। और कई बेस कैंप जो है वो पूरी तरीके से धराशायी हो गए हैं। और यहाँ पर जो राजपुताना राइफल्स का जो बेस कैंप ये था, और कई जवान जो है वो लापता जो है वो बताए जा रहे हैं। और कुछ जो है जो जवान थे उनका उपचार भी चल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि आखिरकार किस तरीके से यहाँ पर जो ये तबाही का मंजर है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और कई जो बिल्डिंगें इस तरीके से इनके रहने की थी राजपुताना राइफल्स की, ये पूरी तरीके से तबाह हो चली हैं, काफ़ी तबाह हो चुकी हैं। और ये आप देख रहे हैं कि जो ये गंगोत्री हाईवे था, ये यहाँ से सड़क का जो मार्ग था गंगोत्री हाईवे का, वो यहाँ पर था। और इधर जो है वो राजपुताना राइफल्स के जो जवान थे वो रहते थे। तो सीधे तरीके से देखें तो धराली क्षेत्र में ही नहीं, इधर हर्षिल में भी काफ़ी जो है वो नुकसान देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन मनवर के साथ मनीष जंगवाल, MH1 न्यूज, धराली, हर्षिल, उत्तरकाशी। वहीं हर्षिल में आर्मी एरिया के गधेरे में बादल फटने से आए मलबे की वजह से भागीरथी नदी पर झील बन गई है, जो अब बड़ा खतरा मानी जा रही है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने ITBP के असिस्टेंट कमांडर सुरेश यादव से खास बातचीत की है, सुनिए। उत्तरकाशी के धराली में जब बादल फटने से आपदा आई तो सबसे पहले जो रेस्क्यू करने के लिए टीम पहुंची वो ITBP की टीम पहुंची। और ITBP 12 के जो बटालियन के असिस्टेंट कमांडेंट सुरेश यादव जी हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि आखिरकार किस तरीके से अभी तक जो ये पूरा रेस्क्यू अभियान चल रहा है। सर, किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले मौके पर आप थे, रेस्क्यू करने के लिए भी सबसे पहले ITBP पहुंची थी, क्या कुछ हालात उस समय थे और क्या कुछ अब हैं? हम एज ए फर्स्ट रिस्पोंडर ITBP यहाँ पे आई। हम धराली में रेस्क्यू करने के लिए आए थे, लेकिन लगातार मलबा इतना ज़्यादा आ रहा था कि हमें रेस्क्यू टीम को पीछे हटना पड़ा। और उसके तुरंत बाद ही फिर ये यहाँ से जो ये हर्षिल नाला है ये भी आ गया। तो जो रेस्क्यू टीम है उसकी सप्लाई लाइन कट गई और रेस्क्यू टीम स्वयं भी, हम भी इसमें फंस गए। लेकिन हमारी टीम जो ऊपर कोपांग से, वहाँ से भी हमारे लगभग 150 आदमी आए और हमने यहाँ पे 3 से लेकर 400 आदमियों को रेस्क्यू किया उस साइड में, गंगोत्री साइड में। और फिर वहाँ अपने कैंप में उनका बंदोबस्त किया और उनको धीरे धीरे फिर हमने 3-4 दिन में अदर एजेंसीज के साथ मिलके उनको एवोकेट किया हर्षिल की साइड में। उसमें हर्षिल किया और हर्षिल से आगे फिर मातली और जोली ग्रांट में। लेकिन अभी अगर जहाँ पर हम खड़े हैं, क्योंकि पूरी झील बन चुकी है ये हर्षिल के पास, और यहाँ पर सेना का, आर्मी का भी जो कैंप था वो भी था, उसमें भी काफ़ी जो सैनिक हैं बहने की सूचना है। किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्या कुछ नज़ारा यहाँ पर पहले हुआ करता था जो ये झील इस समय तब्दील नजर आ रही है? ये आप जो देख रहे हो ये रोड है और ये वो हेलीपैड है जहाँ पे हेली उतरता है। ये हेली कहीं पर आपको नज़र नहीं आ रहा होगा और नदी उस साइड से बह रही थी। लेकिन ये मलबा इतना आया है कि नदी के ऊपर ही डैम बन गया और नदी वापस चल पड़ी और ये झील में तब्दील हो गई। तो ये सबसे आधे घंटे के अंदर अंदर ये इतना मलबा आया और इतना पानी आया कि ये जो प्लेन इलाका है वो पूरा का पूरा झील में तब्दील हो गया। लेकिन एक बात अच्छी भी है, अगर ये झील ना होती तो शायद हर्षिल नहीं बचता,
क्योंकि ये पानी जो ऊपर का जो प्रेशर था वो सारा ये झील जजब कर गई और धीरे धीरे ये डैम जब ओवरफ्लो होने लगा, टूटने लगा, तो पानी निकल रहा है। एमएचओ न्यूज के लिए कैमरा पर्सन मनवर के साथ मनीष डंगवाल, धराली, उत्तरकाशी। वहीं उत्तराखंड इस समय मौसम की मार झेल रहा है। अभी 5 दिन पहले उत्तरकाशी के धराली में बादल फटने से 5 लोगों की जान चली गई थी। वहीं फिर रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग 109 पर रुद्रप्रयाग से 2 किलोमीटर आगे बड़ा लैंडस्लाइड हुआ। वहीं सड़क कई मीटर तक धंस गई और लैंडस्लाइड ऊपर पहाड़ी से हुआ और पूरी सड़क धराशायी हो गई, जिसके वीडियो भी कई सामने आए हैं। वहीं फिलहाल ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया है, साथ ही यहां बड़े वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। हादसे के तुरंत बाद यहां NHAI और पुलिस की टीमें पहुंची और सड़क से मलबे को हटाने का काम शुरू किया।